उस पर रशिया का झंडा लगा हुआ था। साथ ही में सभी बच्चे कोई रशियन गीत भी गा रहे थे। तभी सामने से अमेरिकी सैनिकों की गाड़ी आती दिखाई देती है। सोई के बाबा जल्दी से रशिया के झंडे को छुपा देते हैं। वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दल बदलता रहता था। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ तो तब हो जाती है जब उनमें से एक अमेरिकी सैनिक ने उनसे ये पूछ लिया कि तुम लोग कौन सा गीत गा रहे थे। सोई तुरंत उस रशियन गीत को गा देती है जो वो पहले गा रही थी। इससे अमेरिकन को बात समझने में देर नहीं लगती और वो सबको बंदी बनाकर उस गांव में ले जाते हैं जहाँ के लोगों को रशियंस ने मारा था। यहाँ सोई के बाबा को पीट पीट कर मार दिया जाता है। बच्चों को रोता देख थोड़ी दूर खड़े हान को अपना बचपन याद आ जाता है जब उनके शहर पर कोरियन सेना ने धावा बोल दिया था। वो उनके सामने गिड़गिड़ाता रहता है कि वो उनके लिए कुछ भी करेगा, वो सेना में भर्ती हो जाएगा, बस उसकी बहन को छोड़ दो। वो बहुत छोटी थी। उस रात वो दोनों जैसे तैसे एक कुएं में छुप गए थे। बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा कर रहे थे, मगर तभी उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है जिसमें सब मारे जाते हैं। बस बचता है तो सिर्फ हान। डोंगयू और सोई दोनों अपने पिता की डेड बॉडी को लाद कर ले जा रहे होते हैं। उस रात दोनों ने अपना समय एक जंगल में बताया। उनके पिता ने उनसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर दक्षिण की दिशा में बढ़ते रहना। अब कुछ समय और बीत गया। लेफ्टिनेंट हान की पोस्टिंग एक नई जगह पर हो जाती है। यहाँ के जनरल ने उसकी ड्यूटी एक ऑर्फनेज हाउस में लगा दी है। यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स युद्ध के दौरान मारे गए। हान ने अपनी पढ़ाई संगीत में की थी, इसीलिए उसको यहाँ का मैनेजर बना दिया जाता है। यहाँ लेफ्टिनेंट हान अपने एक पुराने दोस्त सार्जेंट जो से भी मिलता है, जो उसको ले जाकर ऑर्फनेज के हेडमास्टर से मिलवा देता है। पार्क जो ने अपनी पढ़ाई विदेश से की थी, लेकिन फिर वो यहाँ पर काम करती है जिसकी तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। पूरा बाजार इमिग्रेंट से भरा पड़ा था। चारों तरफ भूखे बच्चे घूम रहे थे। हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि युद्ध और गरीबी की मार बेकसूरों पर ही सबसे ज्यादा पड़ती है। तभी एक बच्चा पार्क जो का बैग लेकर भाग जाता है। हान की नजर एक वक्त को उसी बच्चे पर रुक गई। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डोंगयू ही था। हालत ऐसी हो चुकी थी कि बच्चे अब चोरी करने को मजबूर हो गए थे। उनका पीछा करते हुए हान और उसके साथी एक बस्ती जा पहुंचते हैं जहां डोंगयू जैसे और भी कई बच्चे थे। ये सभी बच्चे ली के लिए काम किया करते थे। ली दरअसल एक एक्स आर्मी पर्सनल है जो एक हादसे में अपाहिज हो गया था, इसीलिए यहाँ के जनरल ने उसे बच्चों को संभालने का काम सौंप दिया था। मगर इन सब में उसकी पहचान जापानीज माफिया से हो गई, जिस वजह से उसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये हो चुका है कि अब जनरल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ली सभी बच्चों से चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है, जिसके बदले में वो उनको रहने के लिए छत और खाने को खाना देता है। ऐसा ना करने पर ली बच्चों पर काफी जुल्म भी करता था। ली हान और बाकी लोगों को देखकर घबरा जाता है, इसलिए बच्चों को चोरी के लिए सजा देने का नाटक करने लगता है। बीच बचाव करते हुए पार्क जो बच्चों से कहती है कि ऑर्फनेज के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। ये बात ली को पसंद नहीं आई। उस रात हान ने कुछ ज्यादा ही पी ली। पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। अब उठकर हान ऑर्फनेज का पियानो बजाने लगता है, जिसको सुनकर सभी बच्चे उसकी धुन में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगली सुबह सार्जेंट जो को एक हमले की जानकारी मिलती है। वो फौरन उस जगह जाने के लिए निकलने लगते हैं। ये देख हान भी उसके साथ हो लेता है। मौका पाकर डोंगयू और उसका दोस्त चुपके से उनकी गाड़ी के पीछे लटक जाते हैं ताकि क्राइम सीन से कुछ इकट्ठा कर सके। क्राइम सीन पर पहुंचते ही दोनों बच्चे जाकर पास में पड़ी लाशों के कपड़ों की छानबीन करने लगते हैं, क्योंकि शाम को उनको ली के पास कुछ न कुछ ले जाकर देना ही पड़ता है। डोंगयू के दोस्त को एक इस्तेमाल की हुई मिसाइल का टुकड़ा मिल जाता है, जिसको देख को काफी खुश होता है। उसे लेकर वो डोंगयू को बोलता है कि इसे पिघलाकर इसमें से पीतल निकालूंगा और उसको बेचकर बहुत सारे चॉकलेट लूंगा। बच्चों के ये छोटे छोटे सपने हमें अपने बचपन की याद दिला देते हैं। इधर ली के पास जेनकुक नाम का एक आदमी आता है जो उसे आर्मी कैंट से पेट्रोल चुराने को कहता है। दरअसल ये आदमी जापान के लिए गैर कानूनी रूप से तस्करी करता है। ली बोलता है कि आर्मी कैंट में चोरी नहीं की जा सकती और मैं बच्चों को ये खतरा नहीं उठाने दूंगा, मगर जेनकुक एक सिरफिरा आदमी है और उसको जो चाहिए वो पाकर ही रहता है। इस धंधे में रहना है तो ली को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। एक दिन हम सोई को फूल बेचते हुए देखते हैं। रास्ते में उसको एक रोटी मिलती है जो लेकर सोई सीधे अपने भाई के पास जाती है। डोंगयू अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए जूते पॉलिश करने का काम किया करता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए। सच में भाई बहन हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। सोई के हाथ में रोटी देख डोंगयू ने पूछा कि कहीं तुमने चोरी तो नहीं की। भले ही वो खुद चोरी करता है, लेकिन उसको पता है कि ये गलत है, इसीलिए वो अपनी बहन को ऐसा करने से मना करता है। थोड़ी देर में सार्जेंट जो और लेफ्टिनेंट हान डोंगयू के पास अपने जूते साफ कराने के लिए आते हैं। सार्जेंट उसको जूते साफ करने के लिए खाना और कुछ पैसे देते हैं, जिसको डोंगयू ले लेता है। सोई खुश होकर डोंगयू के दोस्त को जो सामने की दुकान पर काम कर रहा है उसको भी बुला लेती है। मुश्किल से मिले खाने को वो लोग बांट कर खाते हैं। जिंदगी उनसे सब कुछ तो नहीं छीन सकती, या शायद इन्होंने कभी उसको छीन नहीं दिया। डोंगयू का दोस्त उस दिन मिले मिसाइल के टुकड़े को तोड़कर पीतल निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि हान उस तक पहुंचता, वो टुकड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। परिवार के रूप में मिली दोस्ती को खोकर डोंगयू और सोई काफी रोते हैं। उस रात हान सो नहीं पाता और सोचता रहता है कि वो कैसे इन बच्चों को इस भुखमरी की दलदल से निकाल सकता है, कैसे वो उनको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है। हान के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए पार्क जो को अपने साथ लेकर वो जनरल के सामने एक प्रस्ताव रखता है
कि बच्चों को जंग और भुखमरी से दूर रखने के लिए वो उन्हें गाना सिखाना चाहता है। इससे गरीबी में रहने वाले बच्चों को एक आसरा मिलेगा, वो युद्ध से बचेंगे और साथ ही में इससे सेना का भी मनोरंजन होगा। जनरल शुरुआत में तो राजी नहीं होते, मगर वही पास में बैठे ली का समर्थन करने पर वो राजी हो जाते हैं। हान को ली पर शक होता है क्योंकि इससे तो वो बच्चे यहाँ कैंट एरिया में आ जाएंगे जो उसकी कमाई का जरिया है। वापस जाकर हान बच्चों को चुनना शुरू करता है जो अच्छा गाना गाते हैं। डोंग यू इन बच्चों में सबसे अच्छा गाता है, मगर वो सोई के बिना कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बाबा ने उसको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। इसीलिए मजबूरन उसको दोनों को साथ में लाना पड़ता है। अगले दिन सभी बच्चे एक एक करके अपना गाना सुनाते हैं। जब डोंग यू की बारी आती है तो वो इतना सुरीला गाना गाता है कि सबके दिल के तारों को छू लेता है। इसीलिए दोनों भाई बहनों को यहाँ पर एक नरम बिस्तर, नए कपड़े, साथ ही खाने को भरपेट खाना मिल जाता है। इन हालातों में वो दोनों और यहाँ पर चाहेंगे भी क्या, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर भी सभी बच्चों को दो गुटों में बांट दिया जाता है। एक वो जिनके माता पिता अमेरिका को सपोर्ट करते थे या जिनके माँ बाप को रशियन से मार दिया था, दूसरे वो जो रशियंस का सपोर्ट करते थे। यहाँ डोंग यू का पुराना दोस्त चॉक्सी भी है। इन दोनों को देखकर लगता है जैसे ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान डोंग यू सभी को गाते हुए देखता है सिवाय सोए के। अकेले में वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं गाओगी तो हमको अलग कर दिया जाएगा, मगर रोते हुए सोई उसको बताती है कि उसके गाने की आवाज से बाबा मारे गए थे, मगर मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती। डोंग यू अपनी नासमझ बहन को समझा नहीं पाता कि बाबा की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। उस रात ली बाउंड्रीज के पास आकर डोंग यू को एक पाइप पकड़ा देता है। डोंग यू को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि आखिर उसने उसको यहाँ पर क्यों आने दिया। साथ ही में ली उसको धमकाता भी है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो सोई को ले जाकर किसी को बेच देगा। इस तरह वो रोज रात को आर्मी कैंट एरिया से पेट्रोल की चोरी करने लग गया था। एक दिन जनरल हान से कहता है कि तुम काफी दिनों से बच्चों को गाना सिखा रही हो, चलो अब एक कार्यक्रम रखा जाए। बच्चे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं होते, मगर हान के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। इधर मौका पाकर ली जनरल से बच्चों को एक दिन के लिए छुट्टी पर ले जाने की परमिशन ले लेता है। दरअसल वो इनको यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि वो उनसे काम करवा सके। एक्चुअली में आज जेनकुक आने वाला है। जेनकुक के आते ही बच्चे उसकी गाड़ी साफ करने लगते हैं। ली के यहाँ पर आए जेनकुक की नजर मासूम सोई पर पड़ जाती है। वो उसको अपने पास बुलाकर चॉकलेट देने के बहाने उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। बिना माँ बाप के बच्चे कैसे शोषण का शिकार बनते हैं ये देखकर दिल भारी हो जाता है। खैर ये देख डोंग यू आकर सोई को वहाँ से ले जाता है। रात को चौकसी कुछ बच्चों के साथ डोंग यू को तेल चुराते हुए पकड़ लेते हैं। सभी लोग मिलकर उसको खूब मारते हैं और सुबह आकर ये बात हान को भी बता देते हैं। हान डोंग यू को कुछ बोलने के बजाय सीधा ली के पास जाता है, साथ ही उसे बच्चों से दूर रहने को कहता है। शुरुआत में तो ली उसको महंगी चीजों का लालच देकर मुंह बंद रखने को कहता है, मगर उसके इनकार करने पर वो उसको धमकी देता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर मेरे रास्ते में आए तो मार दी जाओगे। लेकिन हान इन धमकियों से नहीं डरता। ली को बच्चों से दूर रहने की धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। बहुत जल्द वो दिन नजदीक आने वाला है जिस दिन सभी बच्चों को गाने की प्रस्तुति देनी है। चौकसी और डोंग यू साथ होकर भी साथ नहीं थी, जिस वजह से ये ग्रुप कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इन दोनों के बीच का मतभेद मिटाना जरूरी था। इसी मतभेद को खत्म करने के लिए हान दोनों को आगे बुलाता है और कहता है कि चलो आज तुम दोनों के झगड़े का अंत किया जाए। देखते हैं कि क्या तुम्हारे लड़ने से तुम्हारे खोए हुए लोग वापस आ जाएंगे, क्या इसके बाद तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दोनों बच्चे खामोश खड़े रहते हैं। फिर हान कहता है कि अच्छा ठीक है, तो चलो संगीत के रूप में लड़ते हैं। और इतना कहते ही वो दोनों को एक ही गाना अलग अलग स्केल पर गाने को दे देता है। दोनों बच्चे अपनी बताई स्केल के अनुसार गाना शुरू करते हैं। बावजूद इसके कि दोनों की गाने की स्केल अलग थी, फिर भी ये संगीत सुनने में कानों को इतना अच्छा लगता है कि सुनने वाले की तबीयत हरी हो जाती है। वो दोनों खुद भी बहुत हैरान होते हैं कि हम दोनों अलग अलग स्केल पर गा रहे हैं, फिर भी इसमें सुर और ताल एकदम सही बैठ रही है। तभी हान उन सभी बच्चों से कहता है कि लड़ो, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए लड़ो। हमारे माँ बाप भाई बहन ने क्या रास्ता चुना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन आज उनकी बातों को लेकर हमारे लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए सब साथ आओ और मिलकर इस जगह को खूबसूरत बनाओ। धीरे धीरे समय गुजरता है। वो दिन भी आ जाता है जब बच्चों को सबके सामने गाकर सुनाना था। सबकी उम्मीदों से भी बेहतर बच्चों ने गाना गाया, क्योंकि उनमें से हर एक बच्चा अपने सर पर अनाथालय की छत के लिए गा रहा है। वो सब जानते हैं कि यहाँ से बाहर की दुनिया कितनी जालिम और मुसीबतों से भरी है। हान जब सोई और डोंग यू को एक साथ देखता है तो उसको हमेशा अपनी बहन की याद आती थी, क्योंकि डोंग यू भी अपनी बहन का ख्याल वैसे ही रखता था जैसे हान अपनी बहन का रखा करता था। खुद से पहले खाना खिलाना, अपने साथ सुलाना, हमेशा उसका ध्यान रखना। हान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक बच्चा आकर उसको बताता है कि ली डोंग यू और सोई को अपने साथ ले गया है। ली के यहाँ पर जेनकुक आया हुआ है। वो ली से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सोई पर पड़ती है। उसे गोद में बिठाने के बहाने वो उसको इधर उधर गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। फिर एक लिपस्टिक उसके मुंह पर थोपने लगता है। ली ने उसको 2-4 बार रोकने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हान आकर जेनकुक को मारना चालू कर देता है। बीच बचाव में ली उनके बीच आ जाता है, इसलिए हान और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बात मरने मारने पर उतर आती है। तभी ली पानी में गिर जाता है और उसको तैरना भी नहीं आता, इसलिए हान उसकी जान बचाता है। ली समझ चुका था कि हान का गुस्सा जायज है। ली ने बच्चों के साथ गलत किया, कब उसकी मजबूरी उसका लालच बन गई उसको पता भी नहीं चला। जब ली अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने जेनकुक को इतना मारा कि वो अब इस तरफ आने की गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। अब जल्द ही
पहले शो की कामयाबी के बाद देश के अलग अलग कोने से गाने का बुलावा आने लगता है। एक दिन जनरल हान को बुलाकर कहते हैं कि अगला शो करने उन्हें चोडेन, कोरिया में एक जगह का नाम है, वहाँ जाना होगा, लेकिन वो तो एक युद्ध का इलाका है। इसलिए हान ये कहकर इस प्रस्ताव को इनकार कर देता है कि वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक होगा, मगर जनरल भी अपनी बात पर अड़ जाता है। तब हान सोचता है कि अब दल को खत्म करना होगा, क्योंकि वो बच्चों की जान को दांव पर नहीं लगा सकता था, मगर उनमें से कोई भी बच्चा उसके पक्ष में नहीं था। डोंगयू ने कहा कि आपको पता है कि जंग के मैदान से भी डरावनी चीज क्या है? अपनों का हमको छोड़कर जाना। इस छत के नीचे हम सब एक परिवार हैं। हान उसकी बात समझ जाता है और इसी के साथ बच्चे एक नए सफर के लिए निकल जाते हैं। हान और पार्क जो भी हमेशा साथ ही रहते थे। एक दिन रास्ते में थोड़ी देर के लिए पड़ाव डाला जाता है। इसी बीच वहाँ पर दो गुटों में गोलीबारी चालू हो जाती है, जिसमें डोंगयू और सोई फंस जाते हैं, जिनको बचाने के लिए वो उसकी तरफ आ ही रहा होता है कि इतने में ही हान को अपनी तरफ आता देख डोंगयू उठकर खड़ा हो जाता है और दंगइयों की गोली उसके सीने के आर पार हो जाती है। जंगलों के बीच अच्छी व्यवस्था न होने के कारण डोंगयू की हालत खराब होती जा रही थी। हान के खून देने के बावजूद भी शायद वो अब बच नहीं पाएगा। होश आने पर वो सबसे पहले हान का शुक्रिया करता है उनका ध्यान रखने के लिए। वो सोई को देखना चाहता था। सोई के आने पर इतने दर्द में होने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन को उसके लिए एक गाना गाने को कहता है, ताकि सोई ये ना सोचे कि बाबा उसकी वजह से मारे गए। सोई उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाती, मगर रात में उसके पास आकर उस गीत को गाती है जो वो अपने गांव के खेतों में गाया करती थी। इसी के साथ डोंगयू सोते हुए उसी दुनिया में वापस लौट जाता है जहाँ पर उसकी माँ और बाबा है। उसको दर्द से